Welcome to lecture 2 of the chapter Solid State in Chemistry of class 12. I am Pankaj Kapadia, BTech IIT Delhi, Director IIT Tapasya, Patna. As we have discussed that in this chapter of solid state we are going to focus on two types of crystal systems, namely the cubic crystals and the hexagonal crystal. So right now we are taking up the cubic crystal. The first type of unit cell in cubic crystal is called as the primitive cubic unit cell, or we can say simple cubic unit cell. तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहें या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहें, बात बराबर है। और सबसे पहले सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक होता क्या, कैसा अरेंजमेंट होता है? तो अ क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच एटम्स आर लोकेटेड एट ऑल द कॉर्नर्स सच दैट दे टच वन अनदर अलोंग द एज ऑफ द क्यूब। यानी कि सिंपल क्यूबिक या कह लीजिए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एक क्यूबिक अरेंजमेंट है, एक क्यूब का स्ट्रक्चर है, जिसमें हर कॉर्नर पे एटम है। जैसे अगर इस कमरे को हम क्यूब मान लें तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांच कोना, छह कोना, सात कोना, आठ कोना, हर कोने पे एक एक एटम है। और एटम इस तरीके से है कि एज के अलोंग, जो क्यूब का एज होता है, इस एज के अलोंग वो कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले को टच कर रहा है। तो स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक रफली एक क्यूब बनाया है जिसमें कॉर्नर पे दो एटम्स हैं, और क्यूब का एज लेंथ को मैंने ए लिखा है, वेयर स्मॉल ए जो है वो एज लेंथ ऑफ द क्यूब है। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच करेगा, तो यहां से डिस्टेंस r होगा रेडियस के बराबर, यहां से भी डिस्टेंस r होगा रेडियस के बराबर। वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द एटम्स आर स्फीयर्स। सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये दोनों जब टच करेंगे एक दूसरे को तो 2r बराबर एज लेंथ के बराबर हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो द फर्स्ट रिलेशन व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज 2r इज इक्वल टू a, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ द एटम है, और a क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में या कहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में यानी कि एक क्यूब में कितने एटम्स होंगे, इसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को मैं सिंबल दे रहा हूं Z। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो देखने में तो लग सकता है कि 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 एटम्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो एटम होगा वो केवल इसी कमरे में नहीं है। अगर आप देखें तो यहां का जो कॉर्नर एटम है वो इस कमरे में है, इसके बगल वाले कमरे में है, इन दोनों कमरे के पीछे वाले कमरे में भी है, और इन चारों कमरों के ऊपर वाले कमरों में भी है। आई रिपीट, ये कॉर्नर एटम इस कमरे में है, ये कॉर्नर इस कमरे में है, इसके बगल वाले कमरे में अगर जाएंगे तो भी वो कॉर्नर कॉमन होगा, इन दोनों कमरों के पीछे वाले कमरों में जाएंगे तो भी वो कॉर्नर कॉमन होगा, और इन चारों कमरों के ऊपर वाले कमरे में जाएंगे तो भी वो कॉर्नर कॉमन होगा। यानी कि इफेक्टिवली ये कॉर्नर 8 क्यूब्स में कॉमन है, 8 क्यूब्स में कॉमन है, 8 क्यूब्स में बटा हुआ है। तो वहां जो एटम मौजूद होगा वो भी 8 यूनिट सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इफेक्टिवली एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, इस पर्टिकुलर क्यूब में 1/8 एटम्स का होगा। तो ऐसे 1/8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर मिलकर करेंगे तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिवली इस कमरे में एक एटम है, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, इफेक्टिवली एक एटम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाए या पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाए, सबसे पहली बात ये होता क्या,
ये बेसिकली एक रेशियो होता है जो कि बताता है कि इस क्यूब के टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम्स के द्वारा एक्चुअली ऑक्यूपाइड है। तो अगर आप इस पर डेफिनेशन देखें तो इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्यूब का जो भी टोटल वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो नंबर ऑफ एटम्स अगर z है और एक एटम का वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो टोटल एटम्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। और कमरे का टोटल वॉल्यूम कितना है, ऑब्वियसली a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है। तो आप z की वैल्यू अगर 1 रख दें, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज छोड़ दिया हमने, और a क्यूब की जगह हम 2r लिख सकते हैं। तो a की जगह अगर हम 2r लिख दें तो ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा π/6, और π/6 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 को अगर 6 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0.52, यानी कि 52% वॉल्यूम एटम्स के द्वारा कैप्चर किया गया है, एटम्स के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। यही इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स z इनटू मास ऑफ वन एटम, जिसको हम m0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए या एटॉमिक मास कह लीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू m0 विच इज मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है a क्यूब। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एटम्स का जो मास हम लोग लेते हैं वो AMU में होता है, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर, आपको पता होगा एवोगैड्रो नंबर जो होता है दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बेसिकली सिर्फ इसके यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए लाया गया है, क्योंकि मास ऑफ वन एटम जो हम लोग m0 लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम का मास होता है 23, वास्तव में सोडियम एटम का मास 23 AMU होता है। तो उस AMU को कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में हम 23 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ सोडियम एटम इन ग्राम्स आ जाएगा, और वॉल्यूम हो गया a क्यूब। तो अगर हमने मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है उसको AMU में लिया है, जिसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अगर a की वैल्यू हम लोग सेंटीमीटर में ले ले, अगर हम लोग एज लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में ले लें, तो ये जो डेंसिटी का यूनिट आएगा वो आ जाएगा ग्राम पर cc, या कह लीजिए ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या कह लीजिए ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, z इनटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बेसिकली अपॉन a क्यूब, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अब एक आखिरी चीज इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह एक और बात कही जा सकती है, वो है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स यानी कि आपके नजदीक से नजदीक कितने नेबर्स हैं, आपके क्लोजेस्ट कितने नेबर्स हैं, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल सा फिलॉसफी है कि क्लोजेस्ट या नियरेस्ट कौन होगा, जो आपको टच करेगा वो आपके क्लोजेस्ट होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया के क्लोजेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जिन जिन का बॉर्डर इंडिया को टच कर रहा होगा वो इंडिया के नियरेस्ट नेबर्स होंगे। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिक मतलब है कि द नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ एनी गिवन एटम, किसी भी एटम के कांटेक्ट में, यानी कि कितने एटम्स एक पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे हैं, एक एटम के कांटेक्ट में कितने एटम्स हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिख दिया 6। सवाल उठता है कि कैसे 6? तो आप एक बात समझिए, किसी भी एटम को पकड़िए, वो इस एटम को, कॉर्नर वाले एटम को पकड़ लेते हैं, तो इस तरफ का जो एटम होगा उसको टच करेगा। अगर हम इसको प्लस एक्स एक्सिस मान लें, तो अगर इसके ठीक अपोजिट वाले साइड में जाए तो उस कमरे का भी एक एटम होगा जो उसको टच करेगा। तो प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस नीचे वाले को टच करेगा, ऊपर वाले को भी टच करेगा, माइनस वाई एक्सिस। सिमिलरली प्लस जेड एक्सिस सामने वाले को टच करेगा, और माइनस जेड एक्सिस यानी कि ठीक इसके पैरेलल जो पीछे की तरफ लाइन जाएगा उसको टच करेगा। यानी कि इफेक्टिवली अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, किसी भी एक एटम को ओरिजिन मान लें, और वहां से 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें अलोंग द एजेस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, 6 एटम्स को कोई भी एटम टच करेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसको याद रखने का तरीका, एक मूवी आई थी श्री 420, राज कपूर की मूवी थी, उसमें एक गाना आया था, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। इन 6 डायरेक्शंस को आप देखेंगे तो ये सारे एटम्स एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को नहीं, उस बीच सेंटर वाले ओरिजिन वाले एटम को टच कर रहे होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एटम को 6 एटम्स टच कर रहे हैं। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल बी 6। The next we will discuss body centered cubic unit cell. Body centered क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से रिकैप करता हूं कि a cubic arrangement in which atoms are located at all the corners as well as the body center। यानी कि इस बार क्या है कि ये भी एक क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें हर कॉर्नर पे एटम तो है ही साथ बॉडी सेंटर यानी कि क्यूब के बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच, जैसा कि इस कमरे को हम एक मान ले क्यूब, तो हर कॉर्नर पे तो एटम है ही साथ कमरे के बीचों बीच बॉडी सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे एक एटम है, सच दैट दे टच वन अनदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो आप जरा देखिए, ये होता है बॉडी डायगोनल, ये होता है बॉडी डायगोनल, ये होता है बॉडी डायगोनल और ये होता है बॉडी डायगोनल। अगर एक क्यूब की बात करें तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a। आप पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब क्या स्थिति है कि 8 कॉर्नर्स पे तो एटम है ही साथ कमरे के बीचों बीच, क्यूब के बीचों बीच एक और एटम है, और अब ये एज के अलोंग टच नहीं कर रहे, एज के अलोंग टच नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि 2r बराबर a नहीं होगा, क्योंकि 2r बराबर a तब होता था जब एज के अलोंग टच करते थे। अब वो एज के अलोंग टच नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जैसे बॉडी डायगोनल है, तो वो कॉर्नर एटम इस बॉडी सेंटर को टच करेगा और ये बॉडी सेंटर इस कॉर्नर वाले को टच करेगा। मैंने डायग्राम में यहां दिखाया है, अगर ये बॉडी डायगोनल आप मान लीजिए जिसका लेंथ √3a होता है, तो एक कॉर्नर पे एटम है, ये दूसरे कॉर्नर पे एटम है, और ये कमरे के बीचों बीच वाला एटम। ये तीनों बॉडी डायगोनल के अलोंग, वो कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर और ये नीचे वाला कॉर्नर, या कह लीजिए ये ऊपर वाला कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर और वो नीचे वाला कॉर्नर, ये तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं, मतलब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को टच करेगा। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ये डिस्टेंस r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है। तो हम कह सकते हैं कि 4r बराबर √3 है। पहली चीज जो हम यहां से रिलेशन निकाल रहे हैं, जो पहले हुआ करता था सिंपल क्यूबिक में 2r बराबर a, अब हो गया 4r बराबर √3। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें फिर से नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, तो अब यहां कितने एटम्स होंगे कमरे में, यानी कि क्यूब में। तो आप 8 कॉर्नर्स मिलके तो एक होंगे 1/8 × 8, क्योंकि वो स्थिति एज इट इज मेंटेन्ड है, वो एक कॉर्नर जो है वो 8 कमरों में कॉमन होगा, तो एक कमरे में 1/8 होगा, और ऐसे ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं तो 1/8 × 8 ये तो होगा ही होगा,
साथ ही साथ जो कमरे के बीचों बीच है वो तो कमरे में ही है, कमरे से बाहर न थोड़ा सा भी निकला है, न अंदर बाहर कुछ किया, बस जो भी है वो कमरे के अंदर ही है। तो 8 कॉर्नर्स मिलके 1/8 इंटू 8 प्लस एक जो बॉडी के सेंटर पे है वो पूरा का पूरा कमरे के अंदर है, यानी कि टोटल 2 एटम्स आपके इस कमरे के अंदर है या एक क्यूब के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जिसको हम लोग Z कह रहे थे, वो यहां पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला। फर्क क्या होगा, Z की जगह 1 की जगह 2 आ जाएगा, और A जहां पर 2R हुआ करता था, अब A की जगह हम लिख सकते हैं 4R/√3। A की जगह लिख सकते हैं 4R/√3। यहां से R³ कैंसिल होगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा √3π/8। क्या आ जाएगा, √3π/8। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख के, तो 0.68 आएगा, यानी कि 68%। यानी कि 68% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट, डेंसिटी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक। फर्क केवल एक बात का कि Z की वैल्यू वहां 1 होती थी, अब यहां Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कि एक एटम को कितने और डिफरेंट एटम्स टच करेंगे। तो यहां पर 2 तरह के एटम्स हैं, एक एटम जो कॉर्नर पे है और एक एटम जो बॉडी सेंटर पे है, कमरे के बीचों बीच। तो क्या दोनों को अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स टच करते हैं या दोनों को सेम नंबर ऑफ एटम्स टच करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कमरे के बीचों बीच जो एटम है, जो बॉडी सेंटर पे है। तो जो बॉडी सेंटर पे एटम है, 8 कॉर्नर वाले उसको टच कर रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, एज के अलोंग टच नहीं कर रहे, ये और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये जो कमरे के बीचों बीच है, ये 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर वाला एटम है, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो टच कर रहे हैं वो कितने हैं, 8, क्योंकि 8 कॉर्नर वाले उसको टच करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्नर वाले एटम की। मान लीजिए इस कॉर्नर वाले एटम की बात करें, तो ये कॉर्नर मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि 8 कमरों में कॉमन होगा। इस कमरे में भी होगा, इसके बगल वाले कमरे में भी होगा, इन दोनों के पीछे वाले कमरों में भी होगा, इन चारों के ऊपर वाले कमरों में भी होगा। यानी कि एक क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब्स में कॉमन होता है, और हर क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। अगर मैं इस कमरे में बात करूं तो ये कॉर्नर एटम केवल इस बॉडी सेंटर वाले को टच कर रहा है और किसी को टच नहीं कर रहा है। यानी कि इस कमरे में एक और ऐसे ऐसे 8 कमरे, यानी कि इफेक्टिवली वो भी टोटल 8 एटम्स को टच कर रहा है। बेसिकली जो बॉडी सेंटर वाला है वो इसी कमरे के 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है, और जो कॉर्नर वाला है वो हर कमरे के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, और ऐसे करके वो 8 कमरों में कॉमन है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। यानी कि जो कॉर्नर वाला है वो भी 8 को टच कर रहा है, और जो बॉडी सेंटर पे है वो भी 8 को टच कर रहा है। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। Now we will discuss face centered cubic unit cell। तो face centered cubic unit cell क्या होता है? सबसे पहली बात, सेम लॉजिक, इट इज अ cubic arrangement in which atoms are located at all the corners as well as all the face centers, such that they touch one another along the face diagonals, is called of face centered cubic unit cell, is called a face centered cubic unit cell। I repeat, ये भी एक क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें 8 कॉर्नर्स पे एटम तो हैं ही, 8 कॉर्नर्स के अलावा
हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम है। तो क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? 6, सामने, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, राइट। यानी कि हर कॉर्नर पे तो एटम है ही, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम है। तो सबसे पहली बात ये, और वो इस तरीके से है कि अब कॉर्नर टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि 2r बराबर ये नहीं होगा। अब वो कैसे टच कर रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए ये फेस है, तो ये कॉर्नर वाला इस फेस सेंटर को टच कर रहा है और ये फेस सेंटर वाला फिर इस कॉर्नर को टच कर रहा है। यानी कि इस, अगर हम एक फेस डायगोनल ले लें जिसका लेंथ √2a होता है, तो वहां कॉर्नर, ये फेस सेंटर और फिर कॉर्नर, फेस सेंटर, फिर कॉर्नर, जो लेंथ है वो √2a हो जाएगा। तो फिर वही सेम लॉजिक जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, r 4r बराबर हो जाएगा √2a। सो जो पहला रिलेशन यहां पे आता है, आई रिपीट, एक क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें सारे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, उनके साथ साथ हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम है। 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर पर भी एक एटम है, और ये एटम्स इस तरीके से हैं कि अब वो कॉर्नर टच नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अब कौन टच कर रहा है? तो फेस डायगोनल के अलोंग वो कॉर्नर एटम इस फेस सेंटर को और ये फेस सेंटर एटम नीचे वाले कॉर्नर को टच कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि r 4r बराबर √2a, ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। ध्यान रखिएगा 2r बराबर a अब नहीं होगा, 4r बराबर √3a भी अब नहीं होगा, क्योंकि ना तो एज के अलोंग टच कर रहा है, ना ही बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहा है। बॉडी सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं अभी। तो आपको ये लेके चलना है कि फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहा है, इसलिए जो स्थिति पहले बॉडी सेंटर वाले में बॉडी डायगोनल के अलोंग बनती थी, वो सेम स्थिति बन रही है इस बार फेस डायगोनल के अलोंग। तो आप कह सकते हैं कि 4r बराबर √2a होगा। नेक्स्ट, फिर वही बात, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जिसको हम Z कहते हैं। तो कितने एटम्स होंगे? सबसे पहली बात समझिए, 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, 1/8 × 8, ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक एटम हो गया वो। अच्छा, अब फेस सेंटर पे जो है तो उसकी क्या कहानी? तो अगर हम इस फेस को ले लें, मान लीजिए यहां पर एक एटम है, तो ये फेस कितनी जगह कॉमन है, कितने क्यूब्स में कॉमन है? 2 क्यूब्स में कॉमन है। कैसे? ये जो फेस सेंटर है ये इस कमरे में भी होगा और इसके पीछे वाले कमरे में भी होगा। ये जो फेस सेंटर है ये इस कमरे में भी होगा, इसके ऊपर वाले कमरे में भी होगा। ये जो फेस सेंटर है ये इस कमरे में भी होगा, इसके बाएं वाले कमरे में भी होगा। ये जो फेस सेंटर है वो इस कमरे में भी होगा, इसके दाहिने वाले कमरे में भी होगा। वो जो फेस सेंटर सामने वाला है वो इस कमरे में भी होगा, उसके उस तरफ सामने वाले कमरे में भी होगा। और जो नीचे वाला फेस सेंटर है वो इस कमरे में भी होगा और उसके नीचे वाले कमरे में भी होगा। तो इफेक्टिवली एक फेस सेंटर 2 कमरों में कॉमन है, एंड देयरफॉर उसका कंट्रीब्यूशन, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो है एक यूनिट सेल में, एक क्यूब में 1/2 एटम्स का है, क्योंकि यहां पर एक एटम है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस कमरे में भी और उस कमरे में भी। तो इस कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/2। तो ऐसे 6 फेस सेंटर्स हैं, तो 1/2 × 6 दैट इज 3। तो ये एक एटम हो गया कॉर्नर वाला मिलके और 3 एटम हो गया फेस सेंटर वाला मिलके। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब 4 होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन योर यूनिट सेल बिकम्स 4। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अगेन पैकिंग एफिशिएंसी, सेम फॉर्मूला। फर्क क्या होगा? Z की जगह 4 हो जाएगा और A की जगह 4r/√2 हो जाएगा। तो जब हम Z की जगह 4 और A की जगह 4r/√2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा π/3/√2, π/3√2, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.74, यानी कि 74% ऑफ द वॉल्यूम will be occupied by the atoms. That's it. Next, density की अगर हम बात करें, again mass upon volume, same logic, same everything, Z की जगह बस 4 हो जाएगा। और लास्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब यहां आपको समझने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? द आंसर इज कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा।
अब 12 कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई विल एक्सप्लेन इट बाय एग्जांपल। आप ये सोचिए कि यहां पर दो तरह के एटम्स हैं, एक जो कॉर्नर पे एटम है और दूसरा जो फेस सेंटर पे एटम है। मैं बारी बारी से दोनों का एग्जांपल लूंगा। मैं सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम का एग्जांपल लेता हूं। तो पहले मुझे ये बताइए या ये सोचिए आप लोग कि कॉर्नर वाला जो एटम है वो इस कमरे में कितने एटम्स को टच कर रहा हो। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो इस कमरे में कितने एटम्स को टच कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉर्नर वाला एटम 3 फेस सेंटर्ड एटम्स को टच कर रहा होगा, ऊपर वाले को, बाएं वाले को और पीछे वाले। ये कॉर्नर एटम सीलिंग वाले को, लेफ्ट वॉल वाले को और बैक साइड वाले वॉल को टच कर रहा होगा, राइट। यानी कि एक कॉर्नर एटम इस कमरे में 3 एटम्स को टच कर रहा है। अब याद कीजिए कि वो कॉर्नर कितने कमरों में था, 8 कमरों में था। कमरों को आप क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं समझने के लिए, मैं बस कमरा एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आई रिपीट वंस अगेन, ये जो कॉर्नर एटम है ये इस कमरे में 3 एटम्स को टच कर रहा है, ऊपर वाले को, ऊपर वाले फेस सेंटर को, लेफ्ट वाले वॉल के फेस सेंटर को और पीछे वाले वॉल को फेस सेंटर को। उसी प्रकार वो जो कॉर्नर एटम होगा वो इस वाले फेस सेंटर को, पीछे वाले को, राइट वाले वॉल वाले को और ऊपर वाले को। यानी कि हर कॉर्नर एटम जो है वो इस कमरे में 3 एटम्स को टच कर रहा है। तीनों उसके बगल वाले जो भी फेस सेंटर्स हैं, अगर वहां पर ओरिजिन ड्रॉ कर लें तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, ये तीनों फेस उसके बगल में है। अब वो कॉर्नर एटम 8 कमरों में था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हर कमरे की स्थिति ऐसी ही होगी। यानी कि वो टोटल 8 3 24 एटम्स को टच कर रहा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इस कमरे में 3 एटम्स को टच कर रहा है, ऐसा वो हर कमरे में करेगा। यानी कि इफेक्टिवली 8 कमरों में अगर वो है तो 8 3 24 एटम्स को टच करेगा। लेकिन आप जरा देखिए इसमें हुआ क्या है, हर एटम 2 बार काउंट हो गया है। कैसे? ये वाला जो एटम है वो इस कमरे में भी काउंट होगा, इसके पीछे वाले कमरे में भी काउंट होगा। ये जो सीलिंग वाला एटम है ये इस कमरे में भी काउंट होगा, इसके ऊपर वाले कमरे में भी काउंट होगा। ये जो लेफ्ट वॉल वाला एटम है वो इस कमरे में भी काउंट होगा और इसके लेफ्ट में जो कमरा होगा उसमें भी काउंट होगा। यानी कि इफेक्टिवली हमने क्या गलती की है, जो हमारा 24 आंसर आया है, कि हमने हर एटम को 2 बार काउंट करके 24 आंसर लाया। तो इफेक्टिवली वो कितने एटम्स को टच किया? 24/2, 12 एटम्स को टच किया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप उसको ओरिजिन मान लें तो ये हो गया XY प्लेन, ये हो गया YZ प्लेन और ये हो गया ZX प्लेन। आप अगर क्वाड्रेंट समझते हैं, अगर वो ओरिजिन है तो XY प्लेन में ये 3rd क्वाड्रेंट, यहां एक एटम है, 4th क्वाड्रेंट इसके बगल वाली दीवार का जो फेस सेंटर होगा, और इन दोनों के ऊपर वाले दीवारों का जो फेस सेंटर होगा 2nd क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट। यानी कि XY प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स और हर क्वाड्रेंट में जो फेस सेंटर एटम आएगा उसको वो टच करेगा। सेम लॉजिक YZ प्लेन में भी चारों को टच करेगा, सेम लॉजिक ZX प्लेन में भी चारों को टच करेगा। यानी कि इफेक्टिवली 4 3 12 एटम्स को वो टच करेगा। ये तो हो गई कॉर्नर वाली बात। अब एक चीज और बचता है आपके लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम 12 ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि हर एटम 12 एटम्स को टच कर रहा है। अभी तक हमने केवल कॉर्नर एटम्स की बात की है, हमने फेस सेंटर एटम्स की बात नहीं की है। अब हम एग्जांपल लेते हैं फेस सेंटर एटम। मान लेते हैं कि ये फेस सेंटर एटम है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कितनों को टच कर रहा है। तो आप बात समझिए, अगर ये फेस सेंटर एटम है तो सबसे पहली बात कि ये फेस सेंटर एटम इस फेस के चारों कॉर्नर को टच करेगा, इस दीवार के चारों कॉर्नर्स को वो टच करेगा, क्योंकि लॉजिक ही यही है कि यही फेस सेंटर सभी कॉर्नर को टच करता है।
तो ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, उसको भी करेगा, इसको भी करेगा। यानी कि ये जो फेस सेंटर्ड एटम है वो इस वॉल के चारों कॉर्नर एटम्स को टच करेगा। अग्रीड? राइट। नेक्स्ट, अब एक बात और बताता हूं, जितनी दूरी इस सेंटर की उस कॉर्नर से है उतनी ही दूरी इस सेंटर की इस सेंटर से भी है, उतनी ही दूरी इस सेंटर की नीचे वाले सेंटर से भी है, उतनी ही दूरी इस सेंटर की उस सेंटर से भी, राइट वाले वॉल के सेंटर से, और उतनी ही दूरी इस सेंटर की उस वाले वॉल के सेंटर से भी है। आप देख सकते हैं a/2 a/2, ये आगे a/√2, a/2 a/2 a/√2, a/2 a/2 a/√2, a/2 a/2 a/√2। यानी कि अगर मैं इस कमरे का एग्जांपल लूं, इस फेस सेंटर का एग्जांपल लूं, तो ये अपने सामने वाले फेस सेंटर को छोड़ के बाकी के चारों फेस सेंटर को टच कर रहा हो। राइट? आई रिपीट, ये जो फेस सेंटर है अपने सामने वाले फेस सेंटर को छोड़ के, क्योंकि यहां से वहां की दूरी a हो जाएगी, लेकिन यहां से बाकी जो चारों हैं फेस सेंटर्स, इन सबकी दूरी है a/√2, और ये इन चारों को टच करेगा। आई रिपीट, ये फेस सेंटर, जिस फेस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, वो अपने सामने वाले फेस सेंटर को छोड़ के बाकी के चारों फेस सेंटर को टच करेगा। ऐसा ये इस कमरे में भी करेगा और ऐसा ये पीछे वाले कमरे में भी करेगा। तो आई रिपीट, ये चार फेस सेंटर इस कमरे के, पीछे वाले कमरे के भी चारों फेस सेंटर, और इस दीवार के चारों कॉर्नर्स, 4 4 8 और 4 12। यानी कि हमने ये साबित कर दिया कि जो फेस सेंटर्ड एटम है वो भी 12 एटम्स को टच कर रहा है, और जो कॉर्नर एटम है वो भी 12 एटम्स को ही टच कर रहा है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 12। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज कर लीजिएगा तो आप देख पाएंगे। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, यूजिंग आइडेंटिकल स्फेरिकल एटम्स, अगर हम सिमिलर आइडेंटिकल स्फेरिकल एटम्स को लेके कैसा भी स्ट्रक्चर बनाए, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन अ पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ मोर देन 74%। यानी कि जब हम आइडेंटिकल स्फेरिकल एटम्स को लेके कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 74% से ज्यादा की पैकिंग एफिशिएंसी हम अटेन नहीं कर पाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 74% होता है, यानी कि एक तरह से वो मैक्सिमम ही है। Therefore, hence, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर is also known as cubical closed packed structure, CCP. I repeat, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो उसे हम लोग क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम एक जैसे सिमिलर आइडेंटिकल स्फेरिकल एटम्स को लेके कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हम 74% से ज्यादा की पैकिंग एफिशिएंसी अटेन नहीं कर सकते। और हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होता है। यानी कि एफसीसी जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर,
उसका पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वाले को हम लोग क्लोज पैक भी कहते हैं। इसलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर को हम एक और नाम दे सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल क्लोज पैक सीसीपी स्ट्रक्चर। तो आज के बाद कभी भी आपको एफसीसी कहे या सीसीपी कहे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहे या क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहे, दोनों आप सेम बात समझिए। नेक्स्ट, मैं एक और बात कह रहा हूं कि फॉर एनी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 74% होती है। द पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. I am talking about the structures which are made up of identical spherical atoms. All right. So for any closed packed structure, the packing efficiency is 74% and the coordination number is 12. हम इसको फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एफसीसी के लिए तो देख ही लिया है, हम लोग जब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां भी हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट, एक पैकिंग होती है ए बी पैकिंग। अब ये ए बी क्या होता है ये मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बताऊंगा। ये जो ए बी पैकिंग होगी, इससे बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एचसीपी कहते हैं, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और एक और पैकिंग होती है जिसको कहते हैं ए बी सी पैकिंग, ये कहलाता है सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये ए बी और एबीसी क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी के लिए आप लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रेफर कीजिएगा। तो मुझे लगता है पेज नंबर 15 पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ए बी और एबीसी मेंशन होगा, आप एक बार देख सकते हैं जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। मैंने लिख दिया रेफर एनसीईआरटी। मैं एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली, ए बी को भी एक्सप्लेन करूंगा और एबीसी को भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, तो मैं फिर रिपीट कर दूं, ए बी मैंने देखे डिफरेंट कलर से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ए बी पैकिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। वो कैसे होता है वी विल डिस्कस। और एबीसी पैकिंग से जो बनेगा वो होगा सीसीपी यानी कि क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या आप एफसीसी भी कह सकते हैं। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखा है मैंने कि सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 3.29 एंगस्ट्रॉम। आई रिपीट, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 3.29 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा है आपसे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एटम, एटम का रेडियस बताइए, एंड द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का डेंसिटी बताइए। ये सवाल है, ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है, और ज्यादा दिन नहीं, मुझे लगता है 4 साल पहले जो जेई मेन की परीक्षा थी उसमें भी डायरेक्टली ये रेडियस पूछ के ही आया था, डायरेक्टली सेम डेटा के साथ। तो सबसे पहली बात, ये कैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बॉडी सेंटर्ड में हमने पढ़ा था, याद कीजिए कि 4r बराबर √3a। तो आपको a की वैल्यू गिवन है, वहां से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1.86 एंगस्ट्रॉम। दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम, दैट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। नेक्स्ट, जब हम डेंसिटी की बात करेंगे तो फॉर्मूला कहता है Z into m0 अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन a क्यूब। Z की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 हो जाएगी। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, एवोगैड्रो नंबर हमने एज इट इज लिख दिया, और a क्यूब लेते वक्त हमने a के यूनिट्स सेंटीमीटर में रखे हैं। सेंटीमीटर में क्यों रखे हैं, ताकि जो यहां से आंसर आए वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आए। तो मैंने क्या किया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मैंने एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहां से जो भी आप कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे वो आंसर ग्राम पर सीसी में क्लियर होगा। तो आई होप आपको तीनों तरह के क्यूबिक यूनिट सेल्स क्लियर हो गए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एबीसी पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एबी पैकिंग, and if possible we will move on to voids.
ऑल राइट, थैंक यू सो मच।